गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी थे, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इनके बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है। और भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद आया किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ध्यान रखना है बात को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। एक तो मोतीलाल नेहरू है और दूसरा चित्तरंजन दास है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों स्वराज पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। ध्यान में रखो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान है उसके लिए किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो जो भारत जो था उसका भावी संविधान है उसके लिए किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के भावी संविधान की चर्चा के लिए किया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ये बताइए आपको। ठीक है। ये ह्यूम के द्वारा ही तो की गई थी। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी थे। ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी ना, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी अपनी अलग से। और कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस थे। ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। 12 अप्रैल 1944 को 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य प्रदेश में स्थित है? तो मणिपुर में है। कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इसमें किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका पहला अधिवेशन जो हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। थोड़ी देर पहले बात की थी। और खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। टर्किश खलीफा खिलाफत आंदोलन है वो किसको अपमानित करने के लिए किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया था? ये टर्किश खलीफा के खिलाफ। और 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ? लखनऊ में। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो एक दूसरे के निकट कहाँ गए थे? 1916 में लखनऊ में आ गए थे। कहाँ? लखनऊ में एक दूसरे के निकट आ गए थे। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? तो सन 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच में फूट पड़ गई थी। और वो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? ठीक है, जब यह पुलिस की नरसंस्था का शिकार हुए तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कौन? लाला लाजपत राय।
उनकी मृत्यु हो गई थी इसके बाद में। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के बीच में। पूना समझौता है महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग है, इसकी स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। सन 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध, और उस के दौरान ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ये सर्वेंट्स नहीं है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी के गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय है, और पहला उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और उच्च न्यायालय की बात करूं तो कलकत्ता, मद्रास और बंबई में ये किस वायसराय के शासनकाल में अस्तित्व आए थे? कैनिंग के समय में। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तिलक है, किसे अपना राजनीतिक गुरु, अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? क्वेश्चन फर्क है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये गोपाल कृष्ण गोखले है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसे मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? ये महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक है, वो किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ये दादा भाई नौरोजी को। दोनों फर्क है क्वेश्चनों में, ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये 5 मार्च 1931 में। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसका नाम गांधी इरविन समझौता दिया गया, उस पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुए थे। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का, ये राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का, ये उस राज्य नहीं है, राज्य है, ये नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? ये फजल अली, ठीक है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी थे वो किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? गांधी जी ने किया। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले गया था गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुंचे? अहमदाबाद में हुआ था ना। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंच गए थे? अहमदाबाद में पहुंचे थे ना। और महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? ये चंपारण आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र आईसीसी अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ? तो ये दांडी में समाप्त हुआ था, ठीक है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे? पट्टाभी सितारामैया को हराकर। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, बन गए थे? पट्टाभी सितारामैया को हराकर। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? और शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए।
अच्छा, ये आंसर है। भारत में कैबिनेट मिशन है वो किस लिए भेजा गया था? जो शक्ति का जो अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए इंडिया में भेजा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसको आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। जो भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी विफलता कारण था। और 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? अगस्त में। याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन है जो 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त महीने में शुरू किया गया था भारत में भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। बलिया कहाँ बढ़ता है? ये यूपी में बढ़ता है ये बलिया, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था कौन सा? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड क्या हुआ था? ये भी यूपी में हुआ था, ठीक है। और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या कर दिया था? किसको? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1930 में नहीं हुआ था क्या? उसको स्थगित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग मतलब सहयोग न करने का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहयोग न करने का अपना जो प्रस्ताव था वो 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। सत्याग्रह के, ये सत्याग्रह जो है उसके तीन है, ये तीन प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो एक असहयोग सहयोग न करना, एक सविनय अवज्ञा, ठीक है, मतलब आदरपूर्ण बात न मानना। क्या हो गया ये? ठीक है। सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से थे? कि सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन थे? एक असहयोग सहयोग नहीं करना, एक आदरपूर्ण बात नहीं मानना और एक बहिष्कार करना उसका शांति से। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? यह सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। महात्मा गांधी जी थे, उनकी जो दांडी यात्रा है वो किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का। और नमक सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ? ये भी 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यही मैं बोल रहा था ना। तो ऐसे हो गलत बता दिया मैंने। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 30 में देखना, ठीक है। तो ये क्या बोला इसने कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा दोबारा देखो। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का। नमक सत्याग्रह 1930 में। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? ये लाहौर आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी? लाहौर में। इससे ऊपर और देखो थोड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वतंत्र भारत था और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये जिनोवा का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जिनोवा का था, जिनोवा का। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? जॉन लॉक ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह जॉन लॉक का कथन था। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? जो चीन की महान दीवार है, चाइना की जो महान दीवार है, उसका निर्माण किसने कराया था? सी है हुआंग टी ने। चाइना की महान दीवार का निर्माण सी है हुआंग टी ने करवाया था। रूस के पॉपुलिस्ट, रूस जो रसिया था उसका पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य मिखाइल बेक्यूनिन थे। ठीक है, रूस का जो था ना, रसिया जो था, उसका पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य मिखाइल बेक्यून थे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। ये कार्ल मार्क्स थे ना, ये भी क्वेश्चन पूछा, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, 1867 में प्रकाशित हुई। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? ट्राफलगर की लड़ाई। किस लड़ाई में नेपोलियन, किस लड़ाई में नेपोलियन की फ्रांस, ये गलत है यार, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? ट्राफलगर की लड़ाई है, नेपोलियन की हार हुई थी ट्राफलगर की लड़ाई में। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? यह ऐसे है कि फ्रांस का था नेपोलियन और उसकी हार, अंतिम हार हुई थी यह ट्राफलगर की लड़ाई के तहत। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? कि किसका पतन हुआ जिससे फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो ये बास्तिल का पतन हुआ जिससे फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। और बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। तो बोस्टन चाय पार्टी थी, उसकी घटना का संबंध किससे? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने से संबंधित है बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध। 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है ना, ये जर्मनी के खिलाफ लड़ा गया था और यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा गया था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? कि ऐसी कौन सी संधि थी जिसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था? ये वर्सेल्स की संधि थी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? उसका एंड हो गया था, अंत हो गया था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि थी, कि कौन सी संधि थी जिसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया? ये वर्सेल्स की संधि थी। और राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? क्वीन मैरी ट्यूडर। ठीक है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? ये क्वीन मैरी ट्यूडर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में स्थित है। भीमबेटका गुफा एमपी में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, हड़प्पा और, तो सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो है वो तो क्या है, सिंधु घाटी नदी के तट पर है, और हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। और सिंधु घाटी जो है उस सभ्यता की लिपि कौन सी थी? वह अज्ञात थी, ज्ञात नहीं थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है? धान्यागार। और नृत्य करती हुई बालिका, ये क्या है? नृत्य करती हुई बालिका भवन पूछा इसने। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो लोथल है। और सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार थी। सोर्तुगुई या सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर थी, कि कौन क्या काम करेगा उसके आधार पर थी वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर।
आर्यों को, आर्य जो थे उनको एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये मैक्स मुलर था, जिसने आर्यों को एक जाति कहा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ये मैग्नेस्थिस तो था। और सिंधु घाटी के लोग महत्वपूर्ण रचना किस, ये तो पता नहीं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? क्या है ये? क्या कर रखा है यार ये? कौन सी, ये गलत है ये। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग था ना, वैदिक युग, उसमें राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह से संबंधित है, ये लव मैरिज, विधि सम्मत नहीं माना जाता। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में। और बौद्ध धर्म में पुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म से। बौद्ध धर्म है उसमें बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ संबंधित है? तो जन्म से है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? यह चंद्रगुप्त था। याद रखना कि प्राचीन भारत का वह कौन शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? यह चंद्रगुप्त था। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। जो बौद्ध है ना, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और भारतीय इतिहास के युग में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में विशिष्ट पहचान रखते थे। भारतीय इतिहास जो था उसके युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। और भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक थे। 24वें तीर्थकर भी थे। प्रथम ऋषभदेव थे। ठीक है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावपुरी, जो पावपुरी में किया था इन्होंने। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध साम्राज्य था, उसने मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हेरोडोटस को माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। ठीक है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस राजा ने किया था ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। पहले बताया मैंने। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन। ठीक है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम
प्रियदर्शी था? अशोक था। ये पहले बताया था ना मैं। देवानाम प्रियदर्शी कौन था? वह कौन सा शासक था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी अशोक था। कलिंग का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। कलिंग का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किस शिला राजा देशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है, युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजादेश 13। क्या बोला है? किस शिला राजादेशा किस शिला राजा देशा में किस शिला राजा देशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ये शिला राजा देश 13 है। उक्त गुप्त क्या आ गया ये पता नहीं, बीच में कट गया हुआ है। मौर्य काल के शासन के दौरान मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये तक्षशिला था। मौर्य काल के शासन के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ये जेम्स प्रिंसिप थे, जिन्हें 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसिज 1837 में। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? शुंग ने। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। और चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये कनिष्क के थे। ठीक है, जिन्होंने शक संवत की शक राजा थे, शक संवत चलाया था। कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गांधार कला। तो गांधार कला है वो कौन सी कला? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी, ग्रीकों नहीं है, ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। गांधार कला है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78वीं ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? बौद्ध धर्म संरक्षण कुषाण शासक कौन था? ये कनिष्क था। कि बौद्ध धर्म का संरक्षण करने वाला कुषाण शासक है। कुषाण शासक शासक नहीं है भैया ये। ठीक है, कुषाण शासक था ये, गलत बताया मैंने, कुषाण शासक है ये। ठीक है ना, शक संवत चलाया था इसने, शक संवत जरूर चलाया था, लेकिन ये शासक कुषाण शासक है। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। और कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया, जैन धर्म को दिया था। और गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, चंद्रगुप्त द्वितीय था। और गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं रूप्यक। गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उनको रूप्यक कहा जाता है। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको रूप्यक कहा जाता है। और लिच्छवी दोहितर किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, जो इसने पहला क्वेश्चन किया, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का आता था रूपक, और लिच्छवी दोहितर किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आतिर ये कौन थे? ये पता ही है, समुद्रगुप्त। और प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 319 ईस्वी से। ठीक है, जो प्रसिद्ध गुप्त संवत है वो किस वर्ष शुरू हुआ? 319 ईस्वी से। ठीक, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो हरिसेन ने। ठीक है, जो प्रसिद्ध गुप्त संवत, जो फेमस गुप्त संवत था वो किस वर्ष से शुरू हुआ? 319 ईस्वी से। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखो। क्या बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध जो गुप्त संवत था वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? 319 ईस्वी से। जो फेमस गुप्त संवत था वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? 319 ईस्वी से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? हरिसेन ने बनवाया था, इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है। और पंचतंत्र की कलाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने। और वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद थे वराहमिहिर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला कौन चोल शासक था? राजेंद्र चोल था। ठीक है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं?
ये शिव जी को समर्पित है। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दक्षिण में। और किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? ये राजराज है, ठीक है ना, राजराज ने। कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो राजराज ने। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने। ऐसा कौन शासक था जिसने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? वो राजेंद्र प्रथम थे। और प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा के अंदर कैलाशनाथ के जो मंदिर का निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। और एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन के, ठीक है। एलोरा में जो गुफाएं हैं, शैलकृत मंदिर हैं, वो क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन के हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य हैं? क्या है? साक्षी है। तो महाबलीपुरम है, उसके जो सप्त पैगोडा जो हैं वो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ये पल्लवों के द्वारा संरक्षित। एलोरा में ठोस सेल को काटकर बपाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन के संरक्षण में किया गया? जो एलोरा में जो ठोस सेल को काटकर बनाए गए, बपाए गए नहीं बनाए गए हैं, एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन के संरक्षण में किया गया? तो ये राष्ट्रकूट शासकों के। और किस पल्लव शासन के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ये महेंद्र वर्मन के समय में। ये महेंद्र वर्मन राजा था जिसके शासन में, ये पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, जिसके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों में के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में शुरू हुआ? ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक शासनकाल में शुरू हुआ था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। और चालुक्य शासक, जो पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। जो पश्चिमी चालुक्य वंश था उसका प्रसिद्ध शासक। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के नाम का उल्लेख किस में किया गया है? ये थलवईपुरम तांबे की प्लेटों पर। ये जो द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि नाम का उल्लेख है किस में किया गया है? ये थलवीपुरम तांबे की प्लेटों पर। और विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? ये बिल्हण है। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? ये बिल्हण है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट ने क्या लिखी? एक महान रोमानी नाटक है, ये नाटक नहीं है, कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का जो है वो किसने लिखा था? एक रोमानी नाटक था कादम्बरी, उसको बाण भट्ट ने लिखा था। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तेजपाल ने। और मध्य प्रदेश में खजुराहो समुदाय के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो हिंदू और जैन दोनों के हैं। तो एमपी है ना, एमपी के खजुराहो जो स्मारक या जो धर्म है, स्मारक के जो मंदिर हैं उसमें किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? हिंदू और जैन दोनों के हैं। मिहिर भोज है वो राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार शासक था। मिहिर भोज प्रतिहार शासक था। मिहिर भोज है वो राजपूतों के किस कुल के से संबंधित थे? ये प्रतिहार शासक थे, ठीक है। मिहिर भोज है वो कौन थे? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल के से संबंधित थे? ये प्रतिहार शासक थे, ठीक है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी। और श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए वो किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। एक पुरी में, द्वारका में, बद्रीनाथ में और श्रृंगेरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने।
738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव प्रथम है, उसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। सबसे पहले जो तोमर राजपूत थे उसके काल में राजधानी बनी थी, दिल्ली बनी थी, ये दिल्ली राजधानी बनी थी। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी दिल्ली। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ये गजनी का था। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। और कुतुब मीनार किस शासक के? ये बनाना स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कुतुब मीनार को, लेकिन पूरा हुआ था इसका काम इल्तुतमिश के टाइम में। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ठीक है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह है सिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? बलबन को। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह सिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया? बलबन को दिया गया है। सिहालगानी या फोर्टी के रूप में कुख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबलीन था, अभी बात की थी। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तुर्क थे। दिल्ली का जो खिलजी सुल्तान था वो क्या था? तुर्क था। और सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। जो सल्तनत वंश था उसकी जो सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। बाजार विनिमय प्रणाली कहाँ आरंभ की थी या किसने आरंभ की थी? बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। भारत में चमड़े की प्रतीक की मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर या फिर हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये तो मोरक्को से आया था। और यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। और कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। ये फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। आज देखते हैं, उस टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के। तो तुगलक वंश के सुल्तान थे, उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद में भारत में कौन आता है? सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद शासन करने वाला कौन सा वंश था? सैयद वंश था। और दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के साथ में मुगलों का आगमन हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत जो थी उसका राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में मुगलों के शासनकाल के आगमन के साथ ही पानीपत के युद्ध के साथ में। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गया था। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो सल्तनत काल में किस कला की सर्वाधिक उन्नति? स्थापत्य कला की। और सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस से या पर्सिया से। ठीक है ना, सूफी आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फारस से या पर्सिया से। अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार था। ये बार अमीर खुसरो के बारे में बताया कि अमीर खुसरो है वो एक सूफी संत था, फारसी और हिंदी का लेखक था और विद्वान इतिहासकार था। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ था। ये जो अलवार संत थे ना, ये जो अलवार संत थे उनका आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है ना। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? ये संत तुकाराम थे।
शिवाजी के जो समसामयिक जो मराठा संत थे उनका नाम संत तुकाराम था। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल को, तेलुगु को और संस्कृत को। विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने तमिल को, तेलुगु को, संस्कृत को प्रोत्साहित किया। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का नाम था निकोलो डी कॉन्टी। क्या बोल रहे हैं कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो इटली के यात्री थे उनका नाम क्या था? निकोलो डी कॉन्टी था। और कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये अमृत माल्यद, पहले पढ़ चुकी हूँ। कृष्ण देव राय ने विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, विजयनगर जो था ना साम्राज्य, उसके मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी। और तालीकोटा की युद्ध की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तालीकोटा की लड़ाई के प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी? 1565 में तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। और बहमन शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज के लिए फेमस है बीजापुर। ठीक है। और चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। और कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 56 में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? तुर्की में लिखा था बाबर ने, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुर्की में लिखा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजा कौन था? ये महाराणा सांगा थे राजस्थान के। ठीक है। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह ने बनवाया था। दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेर शाह ने बनवाया था। हुमायूं की किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? ये कन्नौज की लड़ाई थी। 1539 और 40 में 2 लड़ाई लड़ी गई थी ना, 1540 की थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? बेगम, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? गुलबदन थी क्या बेगम? उन्होंने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बेगम गुलबदन ने बनाया था क्या? मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेर शाह के। ये ध्यान रखना कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? टोडरमल ने अकबर की भी नहीं की थी क्या? की थी। ऑप्शन है नहीं यहाँ। कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी? 13 वर्ष की। पहले बात होगी। कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 13 वर्ष। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? बदायूं ने। महाभारत जो थी उसका फारसी अनुवाद बदायूं ने करवाया था। अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी अबुल फजल ने। और दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन क्या है? ये तीनों देख लो ढंग से। क्या बोल रहा है ये? जो महाभारत जो थी उसका फारसी अनुवाद किसने करवाया था? महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत जो है अपना काव्य है उसका फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। महाभारत जो थी, महाभारत उसका फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। और किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। और मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने कराया था। और फिर ये आ गया मनसबदारी प्रणाली किसने? दोनों तीनों वही है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने और मनसबदार प्रणाली का प्रारंभ भी अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाने में करता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर जो था अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाने में करता था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? और उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां ही तो था। किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था जजिया कर, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ये टोडरमल था। और अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार था ना तानसेन, उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां था। और चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी है वो अपने उच्चतम स्तर पर थी।
मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था, तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था, मना कर दिया था। कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से कहाँ दिल्ली स्थानांतरित कर दी, तो शाहजहाँ ने जो है वो राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था, तो प्रसिद्ध जो तख्त ताउस है वो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। जो प्रसिद्ध तख्त ताउस था वो मुगल भवन कहाँ, दिल्ली का जो लाल किला था उसके दीवाने आम में रखा गया था। और उसको ये पता नहीं क्या है, ये शाहजहाँ को कर लिया था। और ये छोड़ो, ये शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब था। और ये छोड़ो बातें। हाँ, शाहजहाँ बेटा औरंगजेब था, उसको कैद कर लिया था लास्ट में, ये बात है। ये दारा सिको है, इनके बीच लड़ाई हुई थी, औरंगजेब इनका बेटा था ये, तो इसने कैद कर लिया था। छोड़ो। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। तो मुगल शासक थे, उनकी दरबारी भाषा फारसी थी। और भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में। भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और दिल्ली की जामा मस्जिद है वो 17वीं सदी में बनाई गई थी। तो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो कब बनाई गई थी, 17वीं सदी में दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई गई थी। और किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था, तो शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है। और शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी, ये कालिंजर में हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हो गई थी। और शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, रामदास था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, रामदास था। और छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, यह राजा जस सिंह है या राजा जय सिंह है। जस सिंह नहीं होना चाहिए, राजा जय सिंह होना चाहिए, राजा जय सिंह होना चाहिए। ये जय सिंह ही होगा शायद, जस सिंह नहीं है, राजा जय सिंह है ये। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था, 2 बार। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1674 ईस्वी में हुआ था। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे, तो ये बहुत सारा है कि कौन सी यूरोपियन शक्तियाँ थी जिससे शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे। फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों से खरीदी थी। ठीक है, गोला और बारूद शक्ति प्राप्त किए थे। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, बालाजी बाजीराव। पूछा जा सकता है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बालाजी बाजीराव थे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये शाह आलम द्वितीय था। ठीक है ना। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में, उसमें दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई, बाजीराव द्वितीय में। पेशवा प्रथा, अच्छा पेशवा की प्रथा है, पूछ रहा है कि पेशवा की जो प्रथा है वो ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। बाजीराव द्वितीय के टाइम में जो ये पेशवा की प्रथा है वो अंग्रेजी सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेज जहाज था, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था, तो रेड ड्रैगन था। और 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई, तो 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई है, कासिम बाजार में दी गई थी। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, ये पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है ना। भारत के लिए नहीं है, भारत में है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, ज्योतिबा फुले थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, वास्को डे गामा ने की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डे गामा ने की थी। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण पहले देख लिया तुमने, सी हुआंगटी। और भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, ये
अल्बुकर्क थे। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले मानते पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क थे। और गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज है वो किसानों को मद्रास में उगाने के लिए क्या मजबूर करते थे? चावल। और असम में चाय, ठीक है, और यहाँ चावल। ठीक है, मद्रास में चावल। अकाल तख्त का निर्माण हुआ था हरगोविंद किया था, सॉरी हुआ नहीं किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। और गुरु नानक का जन्म ये तलवंडी में देख लिया। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। ये तीनों क्वेश्चन दोबारा देख लो। गुरु नानक का पता ही है, तलवंडी में हुआ था। अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने किया था। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। और किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किसी गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। हाँ हाँ खाऊं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। और किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक ने। तो विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने रोपड़ में, पंजाब के रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। और किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को करनाल की लड़ाई में पराजित किया था। और दूसरे एंग्लो मसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, दूसरा जो अंग्रेजों और मैसूर का जो युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के थे। सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, ये कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। ठीक है, और ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला था। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में लाया था? 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया। ये सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने किया था ऐतिहासिक आंदोलन का प्रारंभ। और उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान।